वेलकम टू ऑन अकेडमी। लेट्स क्रैक इट, क्रैक यूपीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। और आज हम फिर से जुड़े हैं ग्रेट हॉल में, जो कि अन अकेडमी का एक ऑफलाइन स्ट्रक्चर में आता है, जहां पे बच्चे अपने डाउट्स लेके आते हैं और अपने टीचर से मिलते हैं। जी हाँ, आप भी इसी तरीके से हमसे मिल सकते हैं हमारी ऑफलाइन क्लासेस में। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे इस नए चैनल पे भी सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेसिकली कुछ बच्चों का था कि सर द इश्यू वी आर फेसिंग राइट नाउ इज लाइक कि एक तो करंट अफेयर्स तो होता ही है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम लोगों का कोई टॉपिक है वो भी हमें समझ में आ जाता है। बट हाउ टू स्टार्ट लाइक आंसर राइटिंग, सी दे एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू हैव टू डू दैट इज टू यू हैव टू रिप्रेजेंट योर आंसर इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। अब यूपीएससी आपसे सुनता नहीं है तो आप उनको बोलेंगे नहीं कि मैंने ये पढ़ा है या मुझे ये याद है, वो तो इंटरव्यू स्टेज में हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि यूपीएससी आपसे क्या चाहता है, यानी कि आपने क्या प्रेजेंट करना है वहाँ पे। कभी कभी आप ये देखेंगे कि आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो 150 मार्क्स 150 वर्ड्स में आया है। कभी कभी ऐसा होगा कि वही क्वेश्चन 215 वर्ड्स में पूछ रहा है। अब कंटेंट इतना है कि आप आंसर दें तो दें कैसे, या तो कभी ऐसा होगा कि आपके पास कंटेंट कम पड़ रहा है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो दोनों जगह पे आपको अपनी बैलेंस अप्रोच का इस्तेमाल करना है। मैं ये मानता हूँ कि हर कोई बच्चा पूरे आंसर नहीं जान सकता, लेकिन वेल स्ट्रक्चर करने वाला बच्चा ही इसको पास भी कर लेता है। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं यूपीएससी आई थिंक 2017, 18, 19 का कंपाइल करके मैंने बताया है कि ट्राइबल मूवमेंट से जो क्वेश्चन पूछे थे। क्योंकि मैं बार बार आपको ये ट्राइबल मूवमेंट से इन चीज़ों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिंस लास्ट 2019 टू 2020 एंड देन 21 अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो यूपीएससी स्लाइटली अब सब अल्टरनेट पर्सपेक्टिव पे सवाल ज़्यादा पूछता है। जैसे विमेन को एक ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट वॉर। तो उसमें आपको कुछ ऐसी, जैसे अभी रिसेंटली जनजाति दिवस हो गया, फिर टीओपी यानी कि ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम हो गया। फिर उसके बाद हमारी कोशिश भी है कि एटलीस्ट जो ऐसे इश्यूज हैं उनको बाहर लाया जाए। तो अब सवाल का आंसर देना कैसे, वो भी एक बहुत बड़ी कला है, ये आर्ट है, ये सीखा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन आया था कि क्या आप मानते हैं कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में ट्राइबल्स, ये ट्राइबल है यानी कि एक नहीं, एस का वर्ड यूज किया गया कि बहुत सारे ट्राइबल्स जो भी हैं उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में, और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब ये सवाल इस तरीके से भी बन सकता है कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आपको ये आप अवेयर हों कि इनकी इंपॉर्टेंस हमारी हिस्ट्री के अंदर कैसी है। तो इंट्रोडक्शन कैसी होगी, उसका बॉडी पार्ट कैसा होगा, और लास्ट पे कंक्लूजन कैसा होगा, उसी के ऊपर बात करेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स वगैरह जो यूपीएससी की तैयारी करें उनके साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप अन अकेडमी के किसी भी कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं, हमारी ऑफलाइन क्लासेस में भी आ सकते हैं। पहले दिस क्रैक यूपीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको मिलते हैं, जिनके साथ थ्रू आउट द ईयर आप अपनी क्लासेस कंटिन्यूसली रखते हैं। और अगर आप में से कोई बच्चा अन अकेडमी के साथ जुड़ना चाहता है, बेस्ट टाइम भी है। यू विल गेट अ पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लान विद द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एंड प्लस सब्सक्रिप्शन। Apart from that, here you can use my code Suhail10 to get a 10% of instant discount, and here for the optional you have to pay only 24,750 for 1 year। और आप देखेंगे तो इस 1 ईयर में आपको कंप्लीट सोर्स मिलेगा, और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएस द ग्रेट हॉल यूपीएससी सीएससी के लिए। अब देखिए, क्वेश्चन तो मैंने डाला नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन खुद फ्रेम कर लें, लेकिन आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर हम चले जाते तो मैं इस तरीके से 2 इंट्रोडक्शन डाल देता कि सर, ट्राइबल मूवमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल वेयर द मोस्ट फ्रीक्वेंट, मिलिटेंट एंड अ वायलेंट ऑफ ऑल मूवमेंट्स। बहुत तेज मूवमेंट थी, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इफ वी कंपेयर द मूवमेंट विद गांधी तो आपको लगेगा कि इनकी जो मूवमेंट थी और गांधी जी की मूवमेंट में डिफरेंस ये था कि गांधी की मूवमेंट नॉन वायलेंट मोड पे चलती थी, ये वायलेंट थी। लेकिन कंपैरिजन के तौर पे क्यों वायलेंट थे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंसेप्ट था, हैरेसमेंट बहुत ज्यादा होती थी। कभी कहा जाता कि फॉरेस्ट के अंदर आपको जाने का हक नहीं है,
तो बहुत सारी दिक्कत होने के बाद भी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि क्या आप मान सकते हो, क्वेश्चन ऐसे बन भी जाए अगर, अब इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी करिए, क्या आप मानते हैं कि इंडिया के अंदर जो ट्राइबल मूवमेंट्स थी वो बहुत ज्यादा मिलिटेंट टाइप की थी, वायलेंट टाइप की थी, एज कंपेयर टू गांधीयन मूवमेंट और एज कंपेयर टू द अदर मूवमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 19th and 20th century? Yes, I agree on this point because the tribal movement under the British rule were the most frequent, militant and the violent of all movement. पूरी मूवमेंट में से सबसे वायलेंट यही थी। लेकिन अगर वायलेंट, अब इसमें भी एक दिक्कत ये है कि बच्चा कभी ये पूछेगा कि सर वायलेंट तो होना नहीं चाहिए। अब आप ये भी समझिए ना कि कौन सी मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं। द ट्राइबल मूवमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू ए मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट्स एंड फॉरेन ट्राइबल रिवोल्ट्स कंसंट्रेटेड मेनली इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो दोनों इंट्रोडक्शन में जो भी आपको लगे, लेकिन बेस्ट यही है कि यस ऑफ कोर्स दे वेयर लाइक ए वायलेंट, लेकिन किस चीज के लिए लड़ रहे थे? भारत के लिए लड़ रहे थे, तो इंडिया के लिए लड़ रहे थे, तो उसमें एक चीज आपको ऐड करनी पड़ेगी। सो ये वाला पॉइंट आपको देखना पड़ेगा क्यों वायलेंट थे ये। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बॉडी के पार्ट में से अगर आप आ जाएंगे तो बॉडी में हम क्या करेंगे कि वी विल स्टार्ट, डोंट मेंशन बॉडी, लेकिन बताया जा रहा है अपराइजिंग स्पार्क बाय द नंबर ऑफ फैक्टर। क्यों इन्होंने अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, इंपॉर्टेंस क्या है इनकी? पहले सबसे पहले ये है कि सर मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट्स, मेनलैंड क्या होता है कि दो हिस्सों में आप डिवाइड कर रहे हैं। दैट द ट्राइबल मूवमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू ए मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट्स एंड द फॉरेन ट्राइबल रिवोल्ट। अब मेनलैंड क्या था? द लैंड सेटलमेंट इशू, जमीन उनकी, रह कोई और रहा था। देखिए ज्यादा लड़ाइयां वर्ल्ड के अंदर आपको किस चीज पे देखने को मिलती है? प्रॉपर्टी के ऊपर तो सब लड़ाई होती है। अब ड्यूरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी ही जमीन, यही लोग इस जंगल के राजा हुआ करते थे, कभी हंटिंग गैदरिंग किया करते थे, वो छीन लिया गया। अब इनके पास बचा ही नहीं था कुछ, ना कोई काम था ना कुछ था, क्योंकि ये मूवमेंट करनी पड़ रही थी। आपको याद होगा क्लास 8 की एनसीईआरटी चैप्टर में 4 में बिरसा मुंडा के बारे में भी। सो दिस वाज द मेन रीजन बिहाइंड द वायलेंस and behind the uprising of the tribal movement. They started the reason the land settlement of the British affected their joint ownership tradition among the tribals and distributed their social and economic and religious life as well. अब कल तक बहुत सेटल्ड लाइफ थी, आराम से अपने सारे कल्चर वगैरह मिलके रहना रहा। अचानक से वो आते हैं और कहते हैं कि भाई आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। क्यों छोड़नी पड़ेगी? बिकॉज क्योंकि आप जिस एरिया पे रह रहे हो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो चुका है, फॉरेस्ट में आपको जाने की इजाजत नहीं है, कोई भी ग्रासलैंड इस तरीके से आप यूज नहीं कर सकते, तो फिर आप किसी को प्रेशराइज कर रहे हैं। अब इसमें पुल फैक्टर भी और पुश फैक्टर भी है, क्योंकि आपने पुल किया उनको कि नहीं आपको इस जगह को छोड़ना पड़ेगा, वरना वो बिल्कुल वायलेंट नहीं थे, तो आपने वायलेंट करवाया है उनको, तो हम मान लेते हैं कि वायलेंट हुए हैं वो। दूसरी चीज, कंपनी दिन ब दिन उनके साथ कोई ना कोई मुद्दा खड़ा करती थी, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी दे लॉस देयर लैंड। आप सब कुछ बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन अगर कोई आपकी जमीन छीन रहा है जो आपकी मदरलैंड है, अब क्योंकि अगर इसको हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर देखेंगे तो वो कहते हैं फादरलैंड कंसेप्ट, तो फादरलैंड कंसेप्ट भी अगर देख लें तो ये नहीं चाहते थे कि उनकी जमीन कोई ले, एंड देयर वाज एन इन्फ्लक्स ऑफ नॉन ट्राइबल टू दीज एरिया। अब दूसरा रीजन ये है, ये लैंड इनके लिए बहुत सारी और भी काम करती थी, यही वो एरिया था जहां से इनको अपना रॉ मटेरियल भी मिलता था। तो इसको पहले वो रीजन जो आप बताएंगे, दैट इज द मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट। एंड द सेकंड वन, दे वर लाइक शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज गोइंग ऑन देयर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन फॉरेस्ट एरिया आप सब जानते हो, इसमें हम लोग मूवमेंट कर लेते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि इनके पास इतना कुछ खास ज्यादा अच्छे खासे पेस्टिसाइड्स या वगैरह, आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में इतना कोई ज्यादा वो नॉलेज नहीं रखते थे, तो एक जगह से मूवमेंट करते हैं, क्योंकि मिनरल्स के लिए अगर एक जगह आप कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो फिर आपको मूवमेंट करनी पड़ती है। एंड दिस एडेड टू द ट्राइबल प्रॉब्लम। अब इन्होंने, अंग्रेजों ने बोल दिया कि भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया जाए, तो सारा लैंड के इर्द गिर्द में ही घूम रहा है सब कुछ। एक्सप्लॉयटेशन बाय दिस पुलिस, ट्रेडर, मनी लैंडर्स, मोस्ट ऑफ देम आर आउटसाइडर्स, जिनको उन्होंने डिक्यूज वर्ड यूज किया था। अगर आप पढ़ेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी तो वो जो DIQUS लगाते हैं वो कहते हैं ये आउटसाइडर, ये स्ट्रेंजर है। फॉरेनर नहीं कहा जाता, स्ट्रेंजर कहा जाता था कि इनका क्या हक बनता है कि हमारी जमीनों को ये इस तरीके से करें। और उनके ये काम करने से ये ज्यादा से ज्यादा इनकी सफरिंग बढ़ रही थी। अब आप ही मुझे बताइए, आप किसी को प्रेशराइज कर रहे हैं, उसकी जमीन छीन रहे हैं, जिस जमीन पे वो रह रहा है
और वही जमीन उसको सब कुछ दे भी रही है, तो फिर आप ये कह दीजिए ना कि सर ये वायलेंट हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर गांधी वायलेंट नहीं हुए, या सर आप जब आईएनसी की फॉर्मेशन हुई 1885 में, वहां डब्ल्यूसी बैनर्जी भी थे, दादा भाई नौरोजी भी, फिर फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन वो लोग तो बिल्कुल वायलेंट। अब रीजन जरा समझिएगा, वो सब बंगाल से बिलोंग करते थे। अब उनका जो था वो इंटरेस्ट जो था वो दूसरा था, तो वो बड़े मॉडरेट टाइप रहे। जब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और उनके साथ बिपिन चंद्र पाल, फिर उनके साथ अरबिंदो घोष, अजमल खान, ये लोग जुड़े तो वायलेंट हो गए। वायलेंट अब उनको एक्सट्रीम का वोट दिया गया। अब इनमें कंपैरिजन भी कर लीजिएगा, ये सब कोर्स, क्योंकि इनसे इनका मेन एरिया छीना जा रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट, दूसरा सितम जो इन पे ज्यादा किया जाता था वो ये था कि भाई आपको क्रिश्चियन बनना है। अब ये वोट जरा समझ लीजिएगा। अभी करंट अफेयर्स में न्यूज आई, झारखंड में एक हमारा एक रिलीजन है जिन्होंने एक कहा है कि ज्यादातर लोग जो है क्रिश्चियनिटी की ओर जा रहे हैं। आज ही मैंने करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया था। अब इनको क्या किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो आप इनको क्या कर सकते हो, कुछ पैसे दे सकते हो, कह सकते हो कि देखिए आपकी लाइफ बढ़ जाएगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा, तो क्रिश्चियन बन जाइए। Now the Christian missionary came to be these region and their effort interfere with the traditional custom of the tribal। वो इफेक्ट पड़ा। अब अगर आप बोलेंगे कि सुहेल सर ये कहाँ पे लिखा है, तो यू कैन फाइंड इट इन द क्लास 8 NCERT चैप्टर नंबर 4। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो इस चीज के ऊपर इनको लगा कि हम तो रिलीजन के हाथ से भी जमीन तो ले ही गए, अब तो रिलीजन को भी खतरा आया। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उसके पीछे भी रिलीजन ही था, जब वो बार बार काउ फैट और पिग फैट की बात करते थे। एंड फाइनली दे स्टार्टेड रिवॉल्ट। अगर एक 1857 को रिवॉल्ट होता है तो फिर ट्राइबल भी कर सकते हैं, और वही हुआ जिसमें एग्जाम्पल आप दे सकते हैं चोर अपराइजिंग, कोल म्यूटनी, संथाल रेबेलियन, बिल अपराइजिंग, बिल रिवॉल्ट। तो दो रीजन, पहला जमीन छीन रहे हो आप, दूसरा रिलीजन के ऊपर बात कर रहे हो। अब इसको कंटेम्परेरी वर्ल्ड में डाल के देख लो, मतलब सुहेल तुर्की, ये चीजें आज आपको दिखती हैं, एंड इंटरलिंक कर लो आप लोग, तो मुझे दिखती है ना, दिखती है इस बात पे। अगर आपने नागालैंड की बात की, अभी नागालैंड में आपको याद होगा कि रिसेंटली वहां पे भी ट्राइबल्स के साथ यही इशू हुआ। 14 ट्राइबल्स जो हैं, क्या रीजन रहा, वायलेंट हो गए, लैंड का इश्यू डिस्प्यूट बताया गया, फिर रिलीजन का डिस्प्यूट, तो कहीं ना कहीं वही हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो मैं ये चाहता हूं कि ना तो इनके ऊपर पुश किया जाए ना इनको पुल किया जाए, क्योंकि एक कस्टम, एक ट्रेडिशन के अंदर वो रहते हैं। ये दिक्कतें आज भी देखने को मिलती है। तभी मैं कहता हूं कि एक बड़ा अच्छा मोमेंट था इंडिया के लिए जब भक्ति मोमेंट और सूफी मोमेंट था। शंकराचार्य की बात वो आज भी मुझे याद है। अगर होपफुली आपने मिडाइवल हिस्ट्री पूनम दलाल की बुक पढ़ी होगी तो उनमें एक पहला वर्ड जो मेंशन किया था कि ये समय जो था, कोई आप देखिएगा तो 7th से 12th सेंचुरी का एक गोल्डन पीरियड है। और उन्होंने बताया था कि एज फार एज द रिलीजन इज कंसर्न, द ओनली रिलीजन इज, जो रिलीजन की वो बात करते हैं, दैट इज ह्यूमैनिटी। अगर इंसानियत नहीं पहचान पाए तो कौन सा रिलीजन है। फिर क्योंकि वो साउथ में स्टार्ट हुआ, स्प्रेड इनटू द नॉर्थ, तो फिर ये कहा गया कि सर बिलीव इन वन रिलीजन, एक रिलीजन रखें। अब तो ये भी कंफ्यूजन है कि कौन सा रिलीजन, क्योंकि इतना डिस्क्रिमिनेशन, और एक गॉड है। और इसके अंदर भी वो मेंशन करते हैं शंकराचार्य कि द बेस्ट पार्ट, अगर आपको सीखना है रिलीजन तो वेदास को पढ़िए, और वहां मेंशन है कि आप लोग आइडल वर्शिप ना करें। रामन आहूजा थे, बहुत बड़ा नाम है, वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपके पास वेदा की नॉलेज है या नहीं है, ये भी मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपके पास मॉरली आपको चीजें पता है तो भी एक बहुत अच्छे। और अपने रिलीजन में खुद से पढ़ने की कोशिश करें, खुद अंडरस्टैंड करें, ताकि दूसरों को मौका ना मिले कि वो आपको एक्सप्लॉइट करें, जो आज हो रहा है। फिर यही कंसेप्ट सूफी मूवमेंट में चला। जब निजामुद्दीन औलिया चिश्ती ऑर्डर जब यहां पे शुरू हुआ, उन्होंने क्या कहा कि हम लोगों को, अच्छा इससे पहले एक और मूवमेंट कर दें, गुरु नानक जी की बात कर लें, उन्होंने भी यही कहा कि हमें गॉड को भी यूनाइट करना पड़ेगा, अलग अलग गॉड को एक गॉड बनाना पड़ेगा, जो हम लोग कर चुके हैं। सो ये इश्यू इनके साथ हुए, हमारे साथ भी हुए। अब यही चीजें हैं, ये अपराइजिंग आपको देखने को मिलती है, तो वायलेंट होना जायज भी है। अब ये रीजन था कि सर कैटेगराइज कर दिया था, मैंने यह कहा था द ट्राइबल मूवमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू ए 2 पार्ट, मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट, एक थे फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट। अब जरा ये देखते हैं ये क्या होता है। In northern eastern part of the India, the revolt were often in favor of political autonomy.
ये वो वाला रिवॉल्ट था जहां पे वो पॉलिटिकल चेंज चाहते थे। हक बनता है भाई, आपको तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है कि आपको अगर अधिकार नहीं, राइट्स के ऊपर था। अब ये लड़ाई वो जमीन के ऊपर लड़ाई थी और रिलीजन के ऊपर, तो उसको मेनलैंड कहते हैं। ये लड़ाई थी पॉलिटिकली, हमें अधिकार चाहिए। तो आप इसको हिस्ट्री के टर्म में ऐसा नहीं लिख सकते कि पॉलिटिकल रिवॉल्ट, नो, इसको आपने फॉरेंटियर ट्राइबल रिवॉल्ट ही लिखना पड़ेगा, जो हिस्टोरियन वर्ड यूज करते हैं। फिर आप यहां से लिखते हैं द रिवॉल्ट वेर ऑफन इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी विद इन द इंडियन यूनियन और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि भाई हमें पूरा आजादी चाहिए, हम अंग्रेजों के अंदर नहीं रहना चाहते। क्यों? तो रीजन पीछे फैक्टर पता है। दीज मूवमेंट वेर नॉट फॉरेस्ट बेस्ड, नीदर इट वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, इसका कोई उनसे लेना देना नहीं था। आप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द फॉरेंटियर ट्राइबल मूवमेंट्स। अब ये अगर 2 मार्क्स के लिए आपसे पूछ जाए डिफरेंस करने के लिए, तो आप फंस जाएंगे। तो यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि इस मूवमेंट का कोई फॉरेस्ट से लेना देना नहीं है, एग्रीकल्चर से लेना देना नहीं है। एज दीज ट्राइबल वेर जनरली इन कंट्रोल ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट एरियाज, लेकिन डिमांड जो थी वो यही थी कि किसी तरीके से हमें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी जाए। नाउ कंटिन्यू फॉर ए लॉन्गर टाइम देन द नॉन फॉरेंटियर ट्राइबल मूवमेंट, डीसंस्कृताइजेशन मूवमेंट। अगर ये शब्द को थोड़ा सा आप देखेंगे, सो ये वर्ड जो है वो है डी, फिर लिखा गया है संस्कृताइजेशन। बेसिकली द वर्ड संस्कृताइजेशन वाज ए रिफॉर्म मूवमेंट। ये इंडिया के अंदर अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे, आपकी इंडियन सोसाइटी का टॉपिक भी है, जहां पे एम.एन. श्रीनिवासा, और एम.एन. श्रीनिवासा बोल दें, उन्होंने संस्कृताइजेशन को ये बोला था कि ये वो टाइम था जब, इवन दो संस्कृताइजेशन को बाद में नाम भी चेंज, पहले ये ब्राह्मणाइजेशन वर्ड था, फिर उन्होंने इसको वेस्टर्नाइजेशन किया, फिर बाद में उन्होंने मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात की, फिर उन्होंने ये कहा। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग कॉपी करते हैं, यानी अपर कास्ट को देख के नीचे वाली कास्ट कहती है कि काश हम वैसे होते तो क्या होता। ये आज भी होता है, जैसे हम लोग आइडली ऐसी चीजें सोचते रहते हैं। तो उनको ये लगता है कि अगर मैं इस तरीके के कपड़े पहनूंगा तो मेरी भी इज्जत होगी, स्टेटस बढ़ता जाएगा। यानी इसको कहा जाता है अपवर्ड मोबालिटी एंड डाउनवर्ड मोबालिटी। तो हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि शायद ये कपड़ा लगाने से मैं अंग्रेज बन जाऊंगा, तो लोग मुझे पसंद करना शुरू करेंगे। तो उससे हम क्या करते हैं, कल्चर डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। अब कल्चर डिफ्यूजन होता जा रहा है, कल्चर डिफ्यूज होगा, जैसे हो रहा भी है आज। हमें ये लगता है कि शायद मॉडर्नाइजेशन इस चीज को कहते हैं, वेयरिंग ए वेस्टर्न कल्चर इज नोन एज अ मॉडर्नाइजेशन, तो ये गलत है। मॉडर्नाइजेशन एक अलग कंसेप्ट है। वेस्टर्नाइजेशन मींस अडॉप्टिंग द वेस्टर्न कल्चर, व्हाइल मॉडर्नाइजेशन रिमेन्स अंडर द कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी, टेक्नोलॉजी, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें वो कभी और पढ़ाएंगे। लेकिन यहां पे देखिएगा ये क्या कंसेप्ट कह रहे हैं, ये खिलाफ थे कि जो ब्राह्मणाइजेशन कंसेप्ट बना है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके खिलाफ ये लड़ रहे हैं। मूवमेंट ऑल्सो स्प्रेड अमंग द फॉरेंटियर ट्राइब्स। एग्जाम्पल खासी अपराइजिंग, ओम रिवोल्ट, सिंह पॉज रेबिलियन, कुकीज रिवोल्ट, ये बहुत अलग अलग रिवोल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज रिवोल्ट और यहां पे जो रिवोल्ट की बात की थी हमने, ये वाला, ये रिवोल्ट में आपस में फर्क है। ये अलग चीज के लिए थे और ये अलग चीज के लिए थे। अब यहां पे जरा देखिएगा, इन रिवोल्ट की सबसे बड़ी ट्राइबल आइडेंटिटी, इथनिक टाइज ले बिहाइंड द सॉलिडारिटी शो दीज ग्रुप्स। अगर आप देखेंगे इनके ये जो कल्चर का वैल्यू है ना बेटा, ये बहुत है। ये जैसे फोटो यूज भी कर लिया फॉर एग्जांपल, अगर आप देखेंगे इसकी एक मिसाल है। जब हम दूर से देखते हैं तो पता चल जाता है कि हम किस ट्राइब की बात कर रहे हैं। ये एक मेन चीज है। और अगर इसके ऊपर कोई अटैक करता है, इनके कल्चर के ऊपर अटैक करता है, तो मीन्स वो वैसे भी तो डी नोटिफाइड हो जाएंगे। नॉट ऑल आउटसाइड वेर सीन एज एनिमी, ये कभी भी दूसरे को एनिमीज नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि सर इन्होंने सबको मारा या ट्राइबल लोगों को, क्योंकि इनकी एक पहचान बना दी गई थी पहले कि सर ये बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने उन्हीं पे अटैक किया जिन्होंने इनको तंग किया। इसीलिए हर आउटसाइडर्स को एनिमी नहीं मानते। The poor who lived with their manual labor or professions and had a socially, economically supportive role in the village were left alone. The violence was directed towards the moneylenders, towards the traders, towards the East India Company, who were seen as extension of the colonial government. तो उनके ऊपर अटैक जिनको पहचानते थे। अब ये प्रॉब्लम ये आती है कभी कभी कि क्या ट्राइबल, अब जब वर्ड यूज करते हैं तो हम उनको कैसे क्रिमिनल की नजर से देखते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं एक बार पढ़ा भी चुका हूं, इंडियन सोसाइटी का एक टॉपिक भी है कि भाई आपको डिफरेंशिएट करना भी आना चाहिए, इन्होंने ऐसा क्यों किया है। अगली चीज, अगेंस्ट द फॉरेनर गवर्नमेंट, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। कॉमन कॉज वाज एक बहुत ही उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन, एक थ्रेट जो बना रहता था अंग्रेजों का,
the imposition of law by the foreign government that was seen as effort to destroying their tribal traditional social economic framework. आपका कल्चर आपको कोई डिस्ट्रॉय करेगा तो आप कैसे? अच्छा, इनको बैकवर्ड रखा गया, इनको टेक्नोलॉजी के तौर पे भी बहुत पीछे छोड़ दिया गया। तो भाई जब आप पूरी देश को बदल रहे हो तो इनको भी बदलना है। जैसे हमने क्या किया, अभी हमने टॉप लाया, हमने ये सोचा कि यार हम जब सब लोगों के लिए कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, इनके लिए म्यूजियम बनाया जाए, इनके लिए यूनिवर्सिटी बनाया जाए, कॉलेज बनाया जाए। एक इक्वालिटी होती है ना। इनके पास क्या था? अब देखिएगा, आपको बिगनिंग में गिवन द आउटडेटेड गन्स वगैरह जो भी थी वो आउटडेटेड थी, आर्म्स वगैरह। दे फाउट विद अगेंस्ट द मॉडर्न वेपन्स, एक साइड से पुरानी गन, एक साइड से नई गन, एंड द टेक्निक्स यूज्ड बाय देयर ओपोनेंट्स, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे लेकिन फिर भी लड़े, ब्रेवरी थी इनके अंदर। तभी मैं कहता हूं अब अगर इस आंसर को एंड करेंगे तो कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे अगर मैं एंड करूंगा तो मैं शायद प्रेफर करूंगा ये। अब इसमें से कैसे करेंगे? अब हम ये ऐसा लिख सकते हैं, इट इज एविडेंट दैट द कॉलोनियल रूल इवन ड्यूरिंग द डे ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विटनेस नंबर ऑफ अपराइजिंग एंड डिस्टर्बेंसेस, खत्म, एंड। या दीज वैरिड ग्रीवेंसेस, बहुत सारे ग्रीवेंसेस थे, दुख थे उनको, रीच देयर क्लाइमेक्स इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये सारा जो हुआ फिर इसका लावा जो है 1857 में फट गया। विच इंस्पायर्ड ऑफ टारगेटिंग द सर्टेन ग्रुप, टारगेट किया जाता था, ऑफ इंडियन रिमेन द प्रोमिनेंट अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो आपको यह मानना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर 1857 से पहले भी इस तरीके की मूवमेंट होती थी। इस तरीके से आप अपना आंसर को फिनिश कर सकते हो, और इसमें आपने सारा कुछ वो डाल दिया जो वो आपसे आंसर में डिमांड करता है। दिस इज द वे, राइट वे, कि आप किस तरीके से आंसर को फिनिश करते हैं। एक कला है, सीखी जा सकती है, बट यही है कि आप कितना एफर्ट लगाते हैं। आपका कंटेंट राइट होना चाहिए, टॉप से बॉटम तक पूरा दिखना चाहिए कि आपने उनके बारे में क्या लिखा। तभी कहता हूं कि कीप योर कंटेंट लेस, गो फॉर मोर रिवीजन, एंड द बेस्ट पार्ट फॉर द रिवीजन इज टू चेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एज मनी एज यू कैन। अगर जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेंगे बेटा, यकीन माने कि आपके अंदर वो सोच बदले, इंटरलिंक कैसे करना है, कौन सा पॉइंट कहां पे आएगा, किस तरीके से डिवाइड करना है, कंक्लूजन पार्ट कहां पे लगेगा, बॉडी में कितने पॉइंट्स आएंगे, और इंट्रोडक्शन कैसा होगा। इजी है, हाँ मुश्किल है, लेकिन सीखा जा सकता है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आंसर राइटिंग इज आर्ट। सो इस वीडियो से उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट आप अपने आंसर राइटिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कोशिश कर रहे थे कि सर आंसर राइटिंग में अगर जो आप टॉपिक लेते हो उनको अगर हम फिक्स करें। एक और वीडियो भी बनाऊंगा कि आंसर राइटिंग और क्या हो सकता है, और क्वेश्चन के अंदर में भी। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी। प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड, फैमिली, जो भी आपके यूपीएससी के साथ जुड़े हुए हैं। एंड आपके अगर कोई डाउट है तो आप भी ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ग्रेट हॉल को आप जैसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा मेन मकसद यही है कि हम हर एक स्टूडेंट तक पहुंचे और एक क्वालिटी और एथेंटिसिटी पे आपको पढ़ाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।